व्हेन डिड द वॉर ऑफ महाभारत हैपन। मूल पुस्तक श्री नीलेश ओक, हिंदी अनुवाद डॉक्टर प्रकाश मुगे। आज हम अध्याय 11वां पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ बेटर थ्योरी, एक अधिक अच्छे सिद्धांत की तलाश में। एक सैद्धांतिक वैज्ञानिक जो होता है उससे आप बिल्कुल ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि प्रकृति, या और ज़्यादा अच्छे से बोलूँ तो प्रयोग जो होता है, ये कोई बहुत उससे मित्रवत व्यवहार नहीं करता है, और उसके जो उसकी थ्योरी है या जो उसका सिद्धांत है उसके प्रति कोई बहुत मित्रवत व्यवहार नहीं करता है। और बल्कि ये कभी भी किसी थ्योरी को, किसी सिद्धांत को पूर्णतः यस नहीं कहता है या हाँ नहीं कहता है, स्वीकृत नहीं करता है। अधिक से अधिक ये होता है कि वो किसी सिद्धांत के बारे में मे बी या हो सकता है ऐसा बोल दे, और अधिकतर मामलों में जाके ये सीधा मना कर देता है। मतलब वैज्ञानिक प्रयोग जो हैं वो वैज्ञानिक सिद्धांतों को सीधे मना कर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहते हैं भी हो सकता है ये बात सही हो। लेकिन अगर कोई जो प्रयोग है वो किसी सिद्धांत के आसपास भी आता है या आपको उसकी तरफ से स्थापित करता हुआ दिखता है, तो भी उसका उद्देश्य हो सकता है ये सच हो, इसी तरह का कहना रहता है, और वो मना नहीं कर रहा है। ये दो बातें इससे सिद्ध होती है। और बहुत सारे मतलब संभव है कि अधिकतर सिद्धांत जो हैं उनको हमेशा कोई ना कोई प्रयोग नकार देगा, या अधिकतर मामलों में ये होता है कि जैसे कोई सिद्धांत रखा जाता है उसका व्यवहारिक पक्ष या कोई प्रयोग ऐसा आता है जो उस सिद्धांत को गलत साबित कर देता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के बहुत ही अच्छे प्रेरक कोटेशन से ये अध्याय शुरू होता है। और इस अध्याय पे मूलतः लेखक जो हैं वो अपने खुद के काम को बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, और साथ ही जिन लोगों ने और भी काम किया है उनके सिद्धांतों को या उनकी बातों को बहुत अच्छे से देखते हैं। बहुत ही तार्किक रूप से लिखा हुआ चैप्टर है। तो मैं इसका पूरा आपको जहाँ तक जो भी इसके मुख्य मुद्दे हैं वो आपको बताने की मैं प्रयास करूँगा। लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैंने बहुत ही एक तार्किक दृष्टि से और बहुत ही कड़ी दृष्टि से दूसरों के विषयों पे, दूसरों की जो काम है उस पर चर्चा शुरू की, तो उसके साथ मुझे भी ये कहीं ना कहीं डर लगा कि मेरी जो किताब है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जो प्रारंभ हुई है, ये पूरी तरह से दूसरों की आलोचना में ही गुजर जाएगी, और मेरा जो मूल काम है वो कहीं ना कहीं खो जाएगा उस आलोचना में। लेकिन इसके साथ ही मुझे इस बात से भी बहुत बुरा लगा कि जो शोधकर्ता हैं वो शुरू में ही इतने गलत मान्यताएं लेके चलते हैं, वो इतनी दृढ़ मान्यताएं लेके चलते हैं कि महाभारत के बारे में उनके इतने दृढ़ मान्यता है कि उसमें प्रयोग और शोध कहीं दिखता ही नहीं है। ऐसा दिखता है कि वो एक चीज़ मान के चल रहे हैं और उसके आसपास सारी बातें वो जोड़ते जा रहे हैं। और कई सारे विद्वानों ने तो मतलब महाभारत की जो मूल ग्रंथ है उसके अंदर जो बातें लिखी हैं उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज करके या उन पर दुर्लक्ष्य करके, और बल्कि उसके विरोध में बातें करके उन्होंने अपने विचारों को रखा है। तो इसलिए जब मैंने अपना ये सब आलोचनात्मक काम शुरू किया था, अर्थात दूसरों की जो महाभारत की कब हुआ था इस बारे में जब मैंने अध्ययन शुरू किया, तो करीब 20 से अधिक मैंने ऐसे शोधकर्ताओं के काम पढ़े और उनके बारे में मैंने पढ़ा। और बहुत सारे लोगों ने इसमें, कई लोगों ने महाभारत के शुरुआती का वर्ष और उसकी शुरू होने की तारीख के बारे में बहुत कुछ इन्होंने लिखा था। मैंने पाया कि ये वर्तक और काने, इनके अलावा ये जितने विद्वान हैं इन्होंने महाभारत के जो खगोलीय गणना है उसमें की है, या खगोलीय जो उसमें बातें लिखी गई हैं उनको उन्होंने बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से, मतलब उन्होंने बहुत ही अपने को जो सूट करता है, उनकी थ्योरी में जो फिट बैठता है उसके हिसाब से उन्होंने उसकी व्याख्या की है। और कईयों ने तो जो प्रमुख महाभारत ग्रंथ की जो प्रमुख बातें उभर के आती हैं सामने, जो प्रमुख उन्होंने जो खगोलीय गणनाएँ और तारों की और नक्षत्रों की स्थितियाँ बताई है, उसका पूरी तरह से उन्होंने मतलब उसको साइड लाइन कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, या उसको देखा भी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। और कुछ दूसरे लोगों ने ऐसी मनगढ़ंत बातें लिखी हैं अपनी अपनी बात लाइन को सिद्ध करने के लिए कि जिसका कोई तार्किक आधार या कोई महाभारत के अंदर भी नहीं मिलता है और खगोलीय गणना में भी कहीं तार्किक आधार नहीं मिलता है।
और ये सारे बहुत सारे इनमें से ऐसे थे जो कि पूर्णतः मतलब एक ब्लिसफुली अनअवेयर, मतलब एक तरह से वो अज्ञान के आनंद में थे कि उनको कुछ भी नहीं मालूम था, और उन्होंने अपने मन से जो समझ में आया वो लिखते गए। इसलिए मैंने डिसाइड किया, इसलिए मैंने सोचा, बहुत ज़्यादा मतलब संकोच के साथ मैंने ये विचार किया कि इस तरह के जो शोधकर्ता हैं जिन्होंने कोई आसपास भी जो मूल ग्रंथ के नहीं है, या जिन्होंने कुछ भी उनको जो सुविधा हुई उस हिसाब से ग्रंथ लिखे, तो उनके प्रति मैं चर्चा भी ना करूं, इस बारे में मैंने बहुत सख्ती से अपना मन बनाया, या मैंने बहुत संकोचित मन से मतलब संकोच के साथ ये सोचा कि ये सब बातें हम न करें तो अच्छा है। सिर्फ वर्तक जो हैं उनके प्रति मेरे बहुत सम्मान है, उनकी किताबों के बारे में मुझे बहुत सम्मान है। और अब जो मैं आपको आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में मेरा जो सिद्धांत है और मेरी जो टाइमलाइन है, अर्थात मैं जो समझता हूँ कि महाभारत का घटनाक्रम जो मैंने समझा मेरी तरह से, उस बारे में अब धीरे धीरे एक एक करके बताते चलता हूँ। मेरे सिद्धांत की प्रमुख बातें। पहली बात, सारे जो महाभारत में खगोलीय घटनाएं हैं वो आकाश को खुली आंखों से देख के, या आकाश को देख के, मतलब विजुअल ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं, कि उसको आंखों से या कोई औजार इंस्ट्रूमेंट हो उनके पास, उससे देख के उन्होंने इस सारी बातें कही हैं। दूसरा, महाभारत के समय जो खगोल गणना करने वाले लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी और बहुत ही ज़्यादा अध्ययनशील, मेघाशील थे, और उनको बहुत सब्र से, बहुत ही धैर्य के साथ उन्होंने सारी गणनाओं को किया है। और उस समय में, और वो भी उस समय भी उनके पास एक परंपरा थी पहले की, उनके पहले के जो विद्वान हुए उनकी परंपरा थी जिसका उन्होंने अच्छे से परिपालन किया है, और जिसके संदर्भ में उन्होंने अपनी बातें कही है। और सबसे प्रमुख बात जो देखने में आती है कि महाभारत के जो लेखक थे, या महाभारत के समय जो खगोल शास्त्री थे, उनके पास आकाश में जो अलग अलग उल्का, अलग अलग जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनको देखने की कोई पद्धति थी। मतलब उनके पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे, या ऐसे औजार थे, या ऐसे उनके पास तरीके थे जिससे वो देख सकते थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि खुली आंखों से देखना बिल्कुल भी संभव नहीं था। तीसरा, महाभारत के जो लेखक हैं उन्होंने जो मूल कथा लिखी है, मतलब जो विशिष्ट उन्होंने जो उसमें घटनाएं लिखी हैं, जिसको वो मतलब जो खगोलीय घटना उन्होंने लिखी है, उसका प्रमुख वजह, उसका प्रमुख कारण या प्रमुख आधार महाभारत की घटनाओं को या महाभारत के युद्ध काल को स्थापित करना था। ये सारे जो हैं, ये सारे जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, या जो उनकी सारी बातें हैं, ये महाभारत में अलग अलग समय पे, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषाओं में, स्थितियों में पढ़ने में आती है। और महाभारत के जो लेखक हैं उन्होंने एक और बात भी की थी, ये सारे जो उनके अवलोकन थे या उनके ऑब्जर्वेशन थे, इसको उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग उपमाएँ देखे हैं। जैसे कभी किसी बैड ओमेन, या जैसे कि किसी मतलब कहते हैं कुलक्षण कैसे कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि जैसे मान लो जो कोई दो योद्धा लड़ रहे हैं तो उनको किसी तारों का युद्ध बताया, और इस तरह से बहुत सारे प्रमुख अगर योद्धा कोई गिरता है तो उसका अस्त होना बताया। ऐसे कई सारी उपमाओं से उन्होंने उसको शोगा। ये मेरे 3 प्रमुख बातें हैं जिनके आसपास मेरी सारी थ्योरी चलती है। मैंने ये भी देखा था कि बहुत ही और भी अतिरिक्त, मतलब महाभारत के जो मूल ग्रंथ है उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें ऐसी पाई जा सकती हैं जो कि मेरी थ्योरी को सपोर्ट करती या मेरी थ्योरी को आगे बढ़ाती। लेकिन मेरा ये इसमें मानना था कि उससे बात और आगे मतलब बात की जो मूल है वो इधर उधर हो जाएगा, और इसलिए मैंने अपना सारा ध्यान जो है महाभारत की घटनाओं से और महाभारत में उल्लेखित घटनाओं पे ही रखा, और सारी मेरी जो सिद्धांत है वो उसी के आसपास चलते हैं। मेरी प्रस्तावित महाभारत की रूपरेखा या समय रेखा, टाइमलाइन। महाभारत का जो युद्ध है, ये कृष्ण जब उपाप्ल्या छोड़ के जब हस्तिनापुर जाते हैं युद्ध के बिल्कुल पहले, युद्ध के थोड़ा सा पहले, और इसके साथ ही ये वहाँ पे समाप्त होता है जहाँ पे भीष्म का निर्वाण होता है, और जो वो उत्तरायण जब सूर्य हो जाते हैं उस समय इसका समाप्त होती है महाभारत की युद्ध का। तो अब इसके में घटनाक्रम इसमें मेरी जो थ्योरी है, मेरी जो टाइमलाइन है, उसको मैं कम बार लिखता हूँ। सबसे पहला बात जो हुई महाभारत के युद्ध में
वो देख के कृष्ण जो है वो उपाप्लवय में थे वहाँ पे, और वहाँ से उन्होंने मैत्री नक्षत्र में, मुहूर्त में, वहाँ से रेवती नक्षत्र में उन्होंने जो है 31 अगस्त 5561, अब मैं साल बार बार नहीं बोलूँगा कि साल वही चलेगा, 5561 BC, मतलब ईसा पूर्व 5561 साल ईसा पूर्व। अब हर बार मैं सन नहीं बोलूँगा क्योंकि सन वही चलेगा, वही 18 दिनों की बात ही है। तो फिर से एक बार शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि 31 अगस्त 5561 BC, इस दिन कृष्ण जो हैं वो उपाप्लवय से निकलकर और मैत्री मुहूर्त में रेवती नक्षत्र में वो जाके वो निकलते हैं इनसे पांडव चर्चा के लिए, कौरव चर्चा के लिए। दूसरा, दुर्योधन ने अपने जो उनके विश्वस्त मित्र थे उनको बोला कि आप कुरुक्षेत्र के लिए निकल जाओ। ये तारीख है 6-7 सितंबर की, उसी साल की, साल में बार बार नहीं बोलूँगा। तीसरा, कृष्ण और कर्ण की उसके बाद मुलाकात भेंट होती है, जो कि 7 दिन, मतलब ज्येष्ठ अमावस्या के 7 दिन पहले होती है, ऐसा लेखक का मानना है, जो कि 9 से 10 सितंबर। सबसे आश्चर्य की बात जो मुझे इस सारे अध्ययन में लगी, इतने दिनों से मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ, तो आपके भी ध्यान में आया होगा कि लेखक ने कितना अद्भुत अध्ययन किया है कि 5561 ईसा पूर्व, मतलब उसमें 2100 और जोड़ी है, जो अपन चल रहे हैं 21वीं सदी में चल रहे हैं, उतना और जोड़ी है। तो इतने 7700 साल पहले की बात उन्होंने इतने अच्छे से लिखी है, तारीखें लिखी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अध्ययन इन्होंने किया। चलिए, चौथा पॉइंट, शुक्र या ज्येष्ठ अमावस्या, वैशाख अमावस्या 16-17 सितंबर उसी वर्ष। फिर बलराम जो है, पांचवा पॉइंट ये है कि बलराम जो है ये पांडवों के जो शिविर है उसको छोड़ के और सरस्वती तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, जिस समय अनुराधा नक्षत्र में 17 सितंबर की बात है। छठवां पॉइंट, बलराम जी तीर्थ यात्रा के सरस्वती के लिए चले जाते हैं, तो पांडवों का शिविर छोड़ते हैं 17 को, लेकिन कुल मिला के वो 22 सितंबर को उस क्षेत्र से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं और चले जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र इसको कहते हैं, 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को होता है। फिर 8वां पॉइंट है कि कृष्ण जो है ये पांडव के साथ कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं, जो कि 4-5 अक्टूबर की बात है। 9वां पॉइंट, दोनों तरफ की सेनाएं सज्ज हो जाती हैं और वहाँ पे आ जाती हैं, दोनों तरफ की सेनाएं कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में आ जाती हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में आ जाती हैं, जो कि माघ 6-7 अक्टूबर की बात है। 10वां पॉइंट, व्यास जो है ये धृतराष्ट्र से मिलते हैं 15 अक्टूबर को, उनकी धृतराष्ट्र से भेंट होती है। 11वां पॉइंट, महाभारत का प्रथम दिवस 16 अक्टूबर 5561 ईसा पूर्व। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये तारीख 16 अक्टूबर 5000 कितनी बड़ी बात है, मतलब इतने साल पहले जाके वो एग्जैक्ट तारीख और एग्जैक्ट वो निकालना बहुत बड़ी बात है ये। 12वां पॉइंट, भीष्म पितामह घायल हो जाते हैं या युद्ध क्षेत्र से गिर जाते हैं, जिसको कहते हैं तारों की शैया पे, कांटों की शैया पे गिर जाते हैं। ये है युद्ध का 10वां दिन, अर्थात 25 अक्टूबर को। 13वां पॉइंट है, अभिमन्यु का हत्या होती है, अभिमन्यु मारे जाते हैं 13वें दिन युद्ध के, अर्थात 28 अक्टूबर को। 14, अर्जुन जयद्रथ को मार देते हैं, और उस समय से युद्ध जो है वो रात में भी चलता है, और 14वें दिन जो युद्ध है वो 29 अक्टूबर तक वो चलता है, और देर रात तक चलता है, जब तक दोनों तरफ के योद्धा थक के चूर नहीं हो जाते हैं, और अर्जुन कहते हैं कि अब युद्ध रोक दो, उस समय तक चलता है। 15वां पॉइंट है, द्रोण जो हैं ये 15वें दिन मारे जाते हैं, अर्थात 30 अक्टूबर को द्रोण का वध होता है या द्रोण युद्ध में मारे जाते हैं। 16वां पॉइंट, अर्जुन कर्ण को मारते हैं 17वें दिन, या 1 नवंबर को कर्ण जो है वो अर्जुन की द्वारा मारे जाते हैं। 17वां पॉइंट, शल्य जो है ये दोपहर में भीम के द्वारा मारे जाते हैं, और दुर्योधन को उसी 18वें दिन अर्थात 2 नवंबर को दुर्योधन को भीम मार देते हैं। 18वां पॉइंट, पांडव जो हैं ये फिर उसके बाद 1 महीना प्रायश्चित स्वरूप 1 महीना गंगा किनारे 2 से 3 अक्टूबर मतलब 2 नवंबर को ये दुर्योधन को मारा इन्होंने, फिर 2-3 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, ऐसा करीब 1 महीने का लंबा काल ये गंगा के किनारे शांति से रहने के लिए गुजारते, मतलब वहाँ पे व्यतीत करते हैं। 19वां पॉइंट, पांडव जो है हस्तिनापुर आते हैं 1 महीना, पूर्ण चंद्र का 1 महीना निकाल के गंगा के किनारे 30 नवंबर को, उसके बाद में युद्ध जीतने के बाद 30 नवंबर को
पहली बार पांडव हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। 20वां युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तैयारियां होती हैं। अलग अलग सबको उनके ऑफिस, उनके ये कार्यालय और कार्यों का आवंटन और उनके महलों का आवंटन होता है। कृष्ण जी का सम्मान होता है 30 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच। 21वां पॉइंट, युधिष्ठिर और उनके भाई कृष्ण, सत्यकी, युयुत्सु, कृपाचार्य और संजय ये सब कुरुक्षेत्र जाते हैं। भीष्म को मिलने जाते हैं और 56 दिन बाद भीष्म का अंतिम दिन आता है, या भीष्म उस दिन अंतिम सांस लेते हैं। 5 से 6 दिसंबर को मतलब ये लोग मिलने जाते हैं। 22वां, युधिष्ठिर अपने भाइयों और धृतराष्ट्र, गांधारी और मंत्रिमंडल इनके सबके साथ भीष्म को अंतिम एक बार मिलने जाते हैं। और 51 दिन भीष्म के जाने के 51 दिन पहले अर्थात 10-11 दिसंबर को ये उनसे मिलने जाते हैं। 23वां पॉइंट, युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के लिए निकल जाते हैं 50 रातें हस्तिनापुर में बिताने के बाद, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जाके उनको भीष्म को मिलना होता है। उस दिन उत्तरायण से सूर्य उत्तरायण होते हैं, जो कि 30-31 जनवरी 5560 अतः 1 साल हो गया, इसलिए साल बदल रहा है। और अंत में 24वां पॉइंट मेरा ये है कि भीष्म जी का निर्वाण होता है 30-31 जनवरी 5560 ईसा पूर्व। ये प्रमुख 24 पॉइंट लेखक ने कहे हैं कि ये मेरी टाइमलाइन है, इसके आसपास सारी कहानी चलती है। अब वो कहते हैं मेरे की कंट्रीब्यूशन, मतलब लेखक ने जो सारा इतना अध्ययन किया है, मनन किया है, उसमें इन्होंने प्रमुख तौर से जो धर्म है या जो मतलब संस्कृति के प्रति इनका क्या योगदान रहा है, या इन्होंने इतना 15 साल रिसर्च किया तो उसका योगदान क्या रहा है, अब ये इस बारे में विस्तार से लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं कि मेरी जो थ्योरी है, मेरी जो सारी कहानी है या मेरी सारा जो सिद्धांत है, ये बहुत ही साधारण तौर पे शुरू होता है कि जो महाभारत के समय जितने भी जो खगोलीय गणनाएँ की गई हैं या जो खगोलीय घटना उसमें लिखी है, ये सिंपल आकाश को देख के लिखी गई है। मतलब आकाश में जो हो रहा है उनको देख के ग्रहों की दिशाएं लिखी गई, वर्णित की गई हैं। दूसरा, मेरी जो थ्योरी है, मेरी जो सिद्धांत है, ये अलग से भी आप इसको मतलब आप इसकी सत्यता सत्यापित कर सकते हो। जैसे कि जिसको महाभारत का कुछ भी मालूम नहीं हो, वो वाइजर 4.5 TM करके इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बताया। उस सॉफ्टवेयर में वो तिथियां डाल दें तो उसको अपने आप ये घटनाक्रम आ जाएगा। मतलब उसका महाभारत को जानना या उसको भीम कौन है, कर्ण कौन है, कृष्ण कौन है, ये नहीं भी मालूम होगा तो भी वो जाके ये डेटा अगर उसमें डाल देगा तो यही आंसर आएंगे जो मेरे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है कि उसमें लेखक का कोई लेना देना नहीं है वैज्ञानिक रूप से की भी बातें हैं कि कोई भी जिसको कुछ भी नहीं मालूम हो वो डेटा ले जाओ उसमें डाल दो तो आपको यही टाइमलाइन आएगी। अगली बात है वो लिखते हैं, मैंने अरुंधति के बारे में जो मेरी बात हुई और अरुंधति के आसपास जो मैंने मेरी सारा सिद्धांत विकसित किया, वो उसके पहले समस्त जो ये विद्वान लोग थे इन्होंने उसको पूरी तरह से नकार दिया था या उसके प्रति वो उदासीन थे, लेकिन मैंने उसको केंद्र में रख के काम किया। और उसका अगला पॉइंट वो लिखते हैं कि मेरा जो सिद्धांत है ये न सिर्फ जो उस समय तारों की जो खगोलीय स्थिति थी उसको सत्यापित करता है, बल्कि बहुत ही विशेष तौर पे जो मंगल और गुरु और शुक्र हैं इनकी स्थिति को बहुत मतलब वो एक तरह से सत्यापित करता है कि उसमें जो लिखा था महाभारत में और मैं जो कह रहा हूँ वो पूरी एक ही बात है। मेरी पूरी अगला पॉइंट तो लिखते हैं, मेरी जो पूरी थ्योरी है ये जो तारों का वर्णन है और जो ग्रहों का वर्णन है महाभारत में उसके आसपास ही है। जैसे कि जो गुरु हैं और जो शनि हैं ये चमकते हैं और ये मंगल जो हैं ये उल्टी दिशा में चले जाते हैं। इस तरह के अलग अलग जो उसमें ऑब्जर्वेशन है वो मेरी जो टाइमलाइन है या मैंने जो सिद्धांत किया है उस पर वो फिट बैठते हैं। अगला पॉइंट तो लिखते हैं कि मेरी जो थ्योरी है चंद्रमा की स्थिति को लेके काफ़ी कुछ मैंने वर्णन किया है और जो कि हो सकता था कि मेरी बातों को गलत साबित कर दे। 18 दिनों का जो मैंने युद्ध का वर्णन किया है और जो मैंने चंद्रमा के बारे में जो विचार किए थे, लेकिन मैंने जब इनका अध्ययन किया तो मैंने पाया कि महाभारत के जो मूल ग्रंथ है उसके साथ मेरी टाइमलाइन है या जो मेरी विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। अगला पॉइंट वो लिखते हैं कि करीब 100 के ऊपर मैंने ऐसे अलग अलग खगोलीय बातें, खगोलीय घटनाएं जो महाभारत में वर्णित है उसका साथ लिया है और
मतलब ज्योतिषी गणनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, खगोलीय गणनाओं की बात कर रहे हैं। खगोलीय गणनाएं बहुत ही वैज्ञानिक होती हैं और उनमें हज़ारों हज़ारों सालों में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए वो कहते हैं मेरी थ्योरी जो है ये अलग अलग तरह के जो मैंने टेस्ट बताए उन सबको निकालते हुए भी, और ये महाभारत के अंदर जो वर्णित है उनसे ये पूरी तरह से एकमत होती है। इसलिए मुझे मेरी थ्योरी पे बहुत विश्वास है। जो अलग अलग टेस्ट मैंने लगाए हैं, जो मैंने निशक लगाए हैं, जो मैंने प्रयोग किए, उनमें प्रमुख हैं कि अभिजीत का अस्त होना ये एक प्रमुख घटना थी जो जिस पे बहुत कम विद्वानों ने ध्यान दिया था। इसी तरह से अरुंधति युग, इसके बारे में भी बहुत कम कल्पना थी। उसका वैज्ञानिक आधार जो मैंने सिद्ध किया वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट थी। उसके बाद में गुरु और शनि, इनकी जो विशाखा के करीब ये 1 वर्ष तक देखे गए, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। और वक्री जो जो मंगल और मंगल की जो वक्री चलन था या वक्री चाल थी, उसका भी बहुत बड़ा, ऐसे बहुत सारी बातें इसमें वो लिखते हैं। और जो गुरु हैं उनका रोहिणी पे प्रभाव, और इससे बहुत सारे इसमें करीब 13-15 पॉइंट लिखे हैं जिसमें इन्होंने प्रमुखता से साबित किया है कि ये जो टेस्ट इन्होंने लगाए हैं या ये जो टेस्ट इन्होंने अपनी गणनाओं पे लगाई है, जो कि एक बाहरी टेस्ट है, मतलब इनका इन्होंने ये व्याख्या किया, मतलब इन्होंने जोड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। तारों का मूवमेंट है जो कि 50 जगह अलग अलग जगह भी नोटेड है। तो इस तरह से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने इन सब टेस्ट से ये स्थापित किया कि मेरा जो टाइमलाइन है या जो मैंने सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो बिल्कुल सही चल रहा है। और फिर एक बार वो अपने घटनाक्रम पे आते हैं कि कुमुदी मास में जो कृष्ण जो हैं वो हस्तिनापुर के लिए निकलते हैं पहले से 31 अगस्त को। उसी बात को वो जो टाइमलाइन पीछे दी थी उसी को भी इन्होंने पैराग्राफ के रूप में इन्होंने लिखा है। वो ये सब बातें अभी चल रही हैं। तो अंत में मतलब प्रमुख पॉइंट जो इसके बाद में आता है वो ये आता है कि सबसे प्रमुख बात जो ये लिखते हैं, जो इन्होंने प्रमुख बात बदी जो कई विद्वानों के ध्यान में नहीं आई, कि 1 महीने का समय ये बीच में मानते हैं कि महाभारत मतलब कर्ण और इनका जो भेंट हुई कर्ण और अर्जुन की और जो युद्ध हुआ, इसके बीच में 1 महीने का कालखंड ये मानते हैं। क्योंकि इनका कहना है कि इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतनी बड़ी घटनाक्रम हुई, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर जाके सब लोग इतनी बड़ी सेनाएं भी वहाँ पहुँच जाए और इतना बड़ा उनके आयुध भी बन जाए और उनके जगह संग्रहालय भी मतलब हथियार रखने की जगह बन जाए, फिर इतने खाने का बनाने की जगह बन जाए। तो ये सब तैयारियों को कम से कम 1 महीना लगेगा इतने बड़े महायुद्ध का, ऐसा उनका मानना है। ऐसा लेखक बहुत अच्छे से सिद्ध करते हैं और इस बात को वो बहुत अच्छे से मानते हैं। इसमें अब ये इसी सिलसिले में आगे कहते हैं कि दोनों सेनाएं जो हैं ये कुरुक्षेत्र पे 6-7 अक्टूबर को आ गई और उस दिन माघ नक्षत्र था। अब दोनों आर्मियों के जो दोनों सेनाओं के प्रमुख थे उनकी एक मुलाकात हुई और उसमें युद्ध के जो नियम है और युद्ध के जो एटिकेट जिसको कहते हैं कि मतलब कौन क्या करेगा, क्या क्या नियम विरुद्ध रहेगा, क्या नियम, जैसे कि सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा ये माना गया शुरू में जब युद्ध के नियम स्थापित हुए। जैसे जो अश्वरथी है वो अश्वरथी से लड़ेगा, जो पैदल है वो पैदल से लड़ेगा, जो महारथी है महारथी से लड़ेगा, जो अतिरथी वो अतिरथी से लड़ेगा। ऐसे अलग अलग कैटेगरी थी योद्धाओं की। तो वो ऐसा नहीं होगा कि भीष्म पितामह सैनिकों से लड़ रहे हैं और सैनिक भीष्म पितामह से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जिस स्तर का व्यक्ति होगा वो उसी स्तर के योद्धा से लड़ेगा। ऐसे बहुत सारी बातें वहाँ पे निर्णायक हुई उस बारे में। और फिर उसी को भी वर्णन करते हैं उसके आगे कि 16 अक्टूबर को महाभारत का जो शुरुआत मतलब वो थी, उसके पहले अमावस्या थी। उस दिन ये सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण उस दिन हुआ था और इस कारण 7 ग्रह जो थे वो स्पष्ट बिल्कुल दिख रहे थे। और इसी वर्णन चलता है युद्ध का, जिसमें लिखते हैं कि भीष्म जो है वो युद्ध में 25 अक्टूबर को वो गिरे, मतलब घायल हो गए या बहुत ही ज़्यादा उनकी युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहे, जो कि युद्ध का 10वां दिन था। और उस दिन फिर भीष्म ने निवेदन किया कि मुझे बाणों की सैया दी जाए और अर्जुन ने उनकी इच्छा को तत्काल पूर्ण किया। और भीष्म के धाराशायी होते से ही उसके बाद में द्रोणाचार्य जो थे वो प्रमुख सेनापति नियुक्त हुए और अभिमन्यु जो है अभी 26 अक्टूबर को मारे गए, 28 अक्टूबर को। और इस तरह से सब घटनाएं इसमें अलग अलग चलती। अब जो प्रमुख घटना आती है वो ये आती है कि पुष्य नक्षत्र में दुर्योधन का उस दिन वध होता है। भीम दुर्योधन का वध करते हैं
और उसके बाद में अश्वत्थामा फिर रात को पांडवों के जो शिविर होता है उस पर हमला करते हैं या उस पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और बहुत लोगों को मार देते हैं, जिनमें द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे, धृष्टद्युम्न और शिखंडी, ये भी शामिल थे। और पांडव अगले दिन अश्वत्थामा को मिलते हैं और उसको बिल्कुल जो है उसका हिसाब करते हैं मतलब। और कौरव पक्ष की जो महिलाएं हैं वो जाके युद्ध पे जाती हैं और अपने अपने जो प्रियजन हैं उनके शरीर को खोजती हैं और इस तरह से ये सब चलते रहता है। और पांडव जो हैं सभी जो जो मृतक हैं उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं और फिर प्रायश्चित स्वरूप 1 महीने तक वो गंगा के किनारे पे रहते हैं। ये वर्णन जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, वही सब बातें फिर से इसमें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब जो प्रमुख घटना इसमें लिखी जाती है वो ये है कि युधिष्ठिर भीष्म को मिलने जाते हैं 2 दिन के लिए, करीब 9 और 10 दिसंबर को ये जाते हैं और वहाँ पे भीष्म को वो अंतिम बार से एक बार पहले बार मिलते हैं 11 दिसंबर को। और इस टाइम उनके साथ में धृतराष्ट्र और गांधारी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य रहते हैं। भीष्म जो हैं ये युधिष्ठिर को कहते हैं, आज्ञा देते हैं कि तुम हस्तिनापुर जाओ और साथ ही निवेदन करते हैं कि भीष्म के पास आना जिस दिन सूर्य, मतलब निवेदन करते हैं कि मेरे पास आना जिस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद में युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले जाते हैं और हस्तिनापुर में करीब 50 दिन तक वो रहते हैं वहाँ पे और सब व्यवस्थाएं वहाँ पे लगाते हैं। और उसके बाद में फिर भीष्म को मिलने आते हैं 31 जनवरी को, जिस दिन भीष्म अंतिम प्रयाण करते हैं, मतलब वो अपनी देह छोड़ देते हैं। और इस 92 डेज, ये जो 92 दिन की बात है कि भीष्म जिस दिन गिरे या भीष्म का जिस दिन घायल हुए या शैया पे आए, उस दिन से लेके भीष्म को जो निर्वाण हुआ, इसके बीच में 92 दिन का ये बहुत लंबा पीरियड ये लेते हैं, क्योंकि इसमें 18 दिन युद्ध चलता है फिर उसके बाद में। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेखक ने इसमें कही है। तो इसलिए सिर्फ 4 लोगों के अलावा इनकी कोई भी ऐसे विद्वान नहीं है जिन्होंने इनकी टाइमलाइन को फॉलो किया है और फिर भी इन्होंने उसका वर्णन बहुत अच्छे से किया है, जो कि चैप्टर 8 में इन्होंने बहुत ही विस्तार से किया और मैं भी आपको उसको काफ़ी विस्तार में पहले बता चुका हूँ। अब ये महत्वपूर्ण चैप्टर इसमें आता है। चैप्टर के अंत में ये महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं कि किसी भी थ्योरी जो इन्फॉर्मेशन, ट्रूथ एंड फॉल्सिबिलिटी कंटेंट, मतलब कोई भी जानकारी, उसकी सच्चाई और उसको गलत कैसे साबित किया जाए, इस बारे में ये लिखते हैं। तो ये कहते हैं कि कोई भी थ्योरी जो ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करती है, मतलब ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करती है, ज़्यादा जानकारी जिसमें से पैदा होती है, वो थ्योरी हमेशा एक अच्छी थ्योरी मानी जाती है, अगर बाकी सब बातें एक जैसी हो। फिर वो मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखते हैं, जो कि मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप मूल पुस्तक को पढ़िए। बार बार मैं आपसे हर समय यही कहूँगा कि आप मूल पुस्तक को पढ़िए, क्योंकि वो जैसे कहते हैं कि अगर एक इत्र अगर आपने एक बॉटल में रखा है तो उसको आप कितनी भी सावधानी से दूसरी बॉटल में डालेंगे तो उतना का उतना इत्र नहीं जाता है, कुछ न कुछ खुशबू उसकी खो जाती है या इधर उधर 2-4 बूंदें हो जाती है। तो वैसे ही मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपने बुद्धि से इसको अनुवादित करने का, लेकिन मुझे भी ये एहसास है या मुझे भी इस चीज़ का अनुभव है कि ये उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है जितना इस किताब में, इस पुस्तक में जिन्होंने 15 साल अपने जीवन के दिए हैं और उसको बहुत अच्छे से उन्होंने विकसित किया है। इसलिए मैं फिर आपको एक बार बोलूँगा कि आप मूल पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ें। और लेखक ये मानते हैं कि अगर कोई थ्योरी ऐसी है जो ए और बी दोनों को जोड़ती है तो वो निश्चित ही बेहतर है उस थ्योरी से जो सिर्फ ए को जोड़ती है या जो सिर्फ बी को जोड़ती है। और ये भी वो बात मानते हैं कि सारे सिद्धांत जिनकी आपको तुलना करनी है या जिनके बारे में आपको अध्ययन करना है, तो उनको हमेशा एक समान आधार पे और समान परिप्रेक्ष्य में और समान उसी तरह के बातों की तुलना करके आपका उसका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। और उसमें जो भी समानता पाई जाती है और जो भी उसमें सत्य पाया जाता है, जो भी उसमें विरोधाभास पाया जाता है, उसका इस तरह से उसका अध्ययन करना चाहिए। तो उनका कहना है कि कोई भी थ्योरी जिसमें सत्य का पुट ज़्यादा हो या सत्य का वजन ज़्यादा हो, और वही थ्योरी हमेशा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अब ये आगे लेखक इसका वर्णन करते हैं कि मैंने जितने भी जो भी 2 या 2 से ज़्यादा सिद्धांत, जितने भी सिद्धांतों की आपको तुलना करनी है,
जो कि दो अलग अलग बातों की मतलब प्रिडिक्शन करते हैं, अलग अलग बातों के प्रति दर्शाते हैं। जैसे कि इस केस में महाभारत के होने के दो अलग अलग वर्षों के बारे में अगर बात करते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले महाभारत जो मूल ग्रंथ है उसमें जो बातें लिखी गई उसको आधार करके, और सारे जो विद्वानों ने पुराने अध्ययन किया है पहले के, उनको करके मैंने अपनी ओर से कुछ मुद्दे जोड़े हैं। तो इस तरह से लेखक अपने जो सिद्धांत विकसित किया है उसका एक तात्विक आधार बताते हैं। आगे लिखते हैं कि जो सिद्धांत को जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसकी सिंप्लिसिटी एंड कोलैबोरेशन, मतलब उसको किस किस के साथ एक तार्किक आधार मिलता है, इस बारे में वो कहते हैं। वो ये कहते हैं लेखक कि अगर किसी भी कारण से, मतलब अगर कोई एक एडॉक हाइपोथेसिस, अगर हम कोई तात्कालिक मान्यता मान के चलते हैं ऐसा होगा वैसा हुआ होगा, तो उसके बजाय हमको एक सिद्धांतिक रूपरेखा लेके चलना चाहिए। और यही प्रमुख कारण है कि मुझे एक साधारण सी थ्योरी, एक साधारण सा सिद्धांत जो कि जिसको आप सत्यापित कर सकते हो या झुठला सकते हो, वो मुझे पसंद आता है, बजाय कि किसी बहुत ही बड़ी सी थ्योरी बना दो और फिर उसके आसपास सारी कहानी घुमाते रहो। और इसलिए ऐसी भी बात है जो आपको किसी चीज़ से दूर ले जाती है, अर्थात जैसे कई विद्वानों ने किसी बात से पीछा ही छुड़ा लिया, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के बजाय, उसकी व्याख्या करने के बजाय उससे पीछा छुड़ा लिया। तो ये भी थ्योरी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है काम करने का, कि आप तथ्यों से पीछा छुड़ा के, जो मूल कथन है उससे पीछा छुड़ा के, और सिर्फ अपनी बात को स्थापित करने के लिए आप उसके आसपास बातें विकसित कर लो, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। प्रमुख बात अगली जो है लिखते हैं कि डिग्री ऑफ टेस्टेबिलिटी, मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको टेस्ट करने की या उसको नापने की आपके पास कितनी डिग्री, मतलब किस हद तक आप उसको नाप सकते हो, क्योंकि सत्य वही है जो नापा जा सके, सत्य वही है जो सबको सत्य लगे। तो वो तभी संभव है जब आपको नापने का कोई आधार हो, आपको नापने की एक कोई उसकी पद्धति हो, और जिस पद्धति से आप नापें उसी पद्धति से दूसरे भी नापें, और फिर परिणाम वही आए, तब जाके आपकी जो थ्योरी है या आपका सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा एक स्थापित सिद्धांत हो जाता है। वर्तक ने जो काम किया है उसमें उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज बनाई हैं महाभारत के बारे में, अपनी जो उन्होंने कथन लिखे हैं या जो उन्होंने शोध किया है उसके बारे में बहुत बनाई है। इसी तरह से आचार्य गुप्ता और हैवले, इन्होंने भी जो भीष्म का अध्याय, जो तीसरा अध्याय जो भीष्म पर्व का है, उसमें भी इन्होंने इस तरह से बहुत सारी बातों का वर्णन कहा है। RN अयंगार ने भी बहुत अच्छा काम किया है कि जो अलग अलग तरह के जो महाभारत में वर्णन आते हैं उनको उन्होंने अपनी इसमें वेल डॉक्यूमेंटेड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक संगठित तरीके से या सुसंस्कृत तरीके से उसको लिखा है। लेकिन वो इन सब जो उनकी बातें उन्होंने लिखी है, जो ऑब्जर्वेशन उनके हैं, उसको महाभारत का जो प्रस्तावित वर्ष है उससे वो जोड़ नहीं पा रहे हैं या उसके सिद्धांत को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए, और इसके साथ ही उन्होंने जितनी बातें बोली हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो एक घटना का वर्णन करते हैं कि ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि घोड़ा गाय को जन्म दे दे, मतलब इतनी ज़्यादा उपमा या इतनी ज़्यादा अलंकारिक भाषा है कि उसका कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं बनता है कि उसको सिद्ध कैसे किया जाए या उसको गलत कैसे किया जाए या उसको माना कैसे जाए, ये मानने का कोई आधार बनता ही नहीं। अब लेखक अलग अलग विद्वानों द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उसमें जो ऑब्जर्वेशन हैं या जो अवलोकन है उसके बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी नया सिद्धांत जो कि ज़्यादा अच्छा सिद्धांत अगर आप कहना चाह रहे हो, तो उसने निश्चित तौर पे जो पुरानी सारे सिद्धांत हैं उनको समझाते आना चाहिए, और उनमें क्या कमी है या आपको समझा के एक नई बात विकसित करते आनी चाहिए, इस बारे में वो कहते हैं। और लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि ये एक आवश्यक शर्त है, लेकिन ये संपूर्ण शर्त नहीं है। मतलब आपने कोई भी नई बात कह दी, इसका अर्थ ये नहीं कि वो नई बात स्थापित ही हो जाएगी, फिर एक बार वो जो है प्रयोग के स्तर पे जांची जाएगी और उसके बाद वो स्थापित होगी या उसके बाद में वो रिजेक्ट होगी या उसको असत्य माना जाएगा। मैंने जितने जम सकते थे मेरे संपर्कों से हो सकता था, मेरे जो संसाधन थे उनमें जितना हो सकता था उतने अलग अलग लोगों के काम मैंने इकट्ठा किए, उन सबको पढ़ा और उन सब के ऊपर अलग अलग जो एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय गणनाएं लगाई, और अंत में जाके मुझे 20 ऐसे लगे जो कि कहीं तो भी मतलब समवेयर नियर,
मतलब फिर भी कहीं आसपास एक बहुत ही लूजली कहना चाहिए, मतलब एक बहुत ही ढीले तरीके से वो फिर भी कहीं कह सकते हो कि आप ये कुछ काम किया हुआ था। बाकी के तो मैंने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब उनको हटा देखा तक नहीं। लेकिन 20 विद्वानों के काम ऐसे मुझे लगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा, जिसमें से कि वर्तक जो हैं उनके बारे में विस्तार से भी एक चैप्टर बोल भी चुका हूँ। वो वर्तक जो है उनका काम काफ़ी विस्तृत था, इसलिए मैं उसको फिर से नहीं बोलूँगा। लेकिन दूसरे विद्वानों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा यहाँ पे करना चाहूँगा। एस बालाकृष्णन जो हैं उन्होंने महाभारत के बारे में काफ़ी उत्सुकता से लिखा, और उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी लिखा। लेकिन 13 दिन के अंदर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों होने का उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े भी इकट्ठा किए, लेकिन फिर भी ये मैंने उनसे प्रेरणा ली कि ये जो महाभारत की टाइमलाइन है इसमें उन्होंने भी मुझे काफ़ी सहायता की। राघवन, आचार्य हॉले, इन्होंने एक अतिरिक्त मंत्र की कल्पना की, जिसको मैं मानता हूँ। ये कृष्ण अर्जुन संवाद या कृष्ण कर्ण, ये जो भेंट हुई थी इसके बाद में और युद्ध का पहला दिन, इसके बीच में इन्होंने एक अतिरिक्त मंत्र की कल्पना की, जिसको मैं भी बिल्कुल मानता हूँ। क्योंकि इतने बड़े युद्ध की तैयारी एक ऐसे नहीं हो सकता था कि 7 दिन के अंदर इतने बड़े युद्ध की तैयारी होती, इसलिए उनकी थ्योरी को मैं मानता हूँ। लेकिन राघवन, आचार्य हॉले, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये नहीं बताया कि जो अतिरिक्त मंत्र है उसको उन्होंने कैसे गिना, इस बारे में वो बिल्कुल साइलेंट है या बिल्कुल मौन है। लेकिन मैं उसको बलराम की जो तीर्थ यात्रा है उससे जोड़ता हूँ। और काफ़ी सारी टेक्निकल बातें इसके बाद में लेखक करते हैं, जो कि मैं आपको निवेदन करूँगा, आप किताब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो काफ़ी टेक्निकल है। अब आते हैं, लेखक कहते हैं कि ऐसे ऑब्जर्वेशन जो कि पूरा जो इसके पहले की जितने सिद्धांत थे उनमें नहीं बताए गए थे, जो मैंने किया था। सबसे बड़े जो इनको फ़क्र है जिस चीज़ का, या जिस चीज़ को ये मतलब कहते हैं इनकी डिस्कवरी कह सकते हैं लेखक की, वो ये है कि इन्होंने जो महाभारत में जो अरुंधति के प्रति जो एक रहस्य का घेरा था वो इन्होंने तोड़ दिया है कि अरुंधति वशिष्ठ के आगे चल रही है, ये क्या है। तो इसको उन्होंने किया, जैसे हम पिछले चैप्टर्स में विस्तार से मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब अपन पढ़ चुके हैं कि कैसा उसका महत्व अपनी जगह उन्होंने स्थापित किया। और ये बहुत बड़ा इनका पॉइंट था। सिर्फ वर्तक जो थे वो मानते थे कहीं तो भी कि जो अरुंधति है इस घटना का इस महाभारत के वर्णन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और आर्यन अयंगार जो है इन्होंने भी अरुंधति के बारे में कुछ कुछ बोला था, लेकिन वो वैद्य काणे, ये जितने भी विद्वान हैं इन्होंने उसके बारे में वर्णन किया कि ऐसा कुछ है, लेकिन उसके बाद में वो ज़्यादा उसके आगे नहीं जा पाए। और बहुत फिर मैंने ये भी देखा कि मतलब जब महाभारत का युद्ध काल में निर्धारित कर रहा था, तब मेरे अरुंधति युग का जो मैंने सूत्रपात नहीं किया, अरुंधति युग की जो मैंने कल्पना की, उससे मुझे बहुत स्पष्ट हो गया कि इसके पहले तो महाभारत नहीं हुआ था और इसके बाद में नहीं हुआ था। इसलिए पूरी जो हजारों सालों की खोज हो सकती थी वो मैंने कम से कम 3-4 हज़ार साल में ला के रख दी, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। और अरुंधति के जो है इसके कारण, और उसके अतिरिक्त करीब 100 मैंने महाभारत जो मूल ग्रंथ थे उसमें से भी ऐसी घटनाएं ली जिनसे मेरा ये सब हुआ। और अलग अलग भीष्म के जो घायल हुए, या भीष्म जी जब युद्ध से दूर हुए, या भीष्म जब शैया पे आ गए, वहाँ से लेके भीष्म का जो निर्वाण है, इसमें 92 डेज या 92 दिन का ये माना जाता है, मतलब माना गया है कैलकुलेशन, जिसको मैं एग्री करता हूँ। तो उस किताब में लेखक एक फार्मूला भी देते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से, क्योंकि वो सब उनकी टर्मिनोलॉजी है, इतने सारे डिटेल्स हैं, तो उसको अपन अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसके अंत में जाके अब वो एक नई बात लिखते हैं कि अगर आपको एक नई थ्योरी विकसित करनी है, और ये जो मैंने जो भी बोला इसके ऊपर थ्योरी विकसित करनी है, तो आपको किस लाइन पे काम करना होगा ये भी वो बताते हैं। मतलब कितना अच्छा लेखक ने एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह काम किया है। मेरे सारे महाभारत के जितने ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी मैंने महाभारत के बारे में बातें कही है, तारों की सापेक्ष स्थिति के बारे में, या जो विभिन्न मल्टीपल पोजीशंस जो उनकी अलग अलग स्थितियां हैं, जो ग्रह नक्षत्रों की अलग अलग स्थितियां हैं उनके बारे में, चंद्रमा की स्थिति के बारे में, कलाओं के बारे में, और जो विभिन्न पुच्छल तारा और इन सब के बारे में, सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण के बारे में, तो इसमें ये सारी घटनाएं जो हैं ये आकाश के ऑब्जर्वेशन से, या आकाश को खुली आंखों से देखो, या आकाश को एक
दूरबीन से देखने के बाद ये सारी घटनाएं दिखती हैं। और इसलिए मैं जो भी रीडर हैं या जो भी पाठक हैं उनको इनकरेज करूँ, उनको मैं निश्चित तौर पे ये इस बारे में प्रोत्साहित करूँगा या बोलूँगा कि वो जो भी आपकी हाइपोथेसिस है पुरानी और नई, उसको इस तरह से देखें। मतलब आप भी तारों को देखें अपने तरीक़ों से और अपने तरीक़ों से अपने निष्कर्ष निकालें, ये लेखक कह रहे हैं। उन्होंने लेखक कहते हैं कि मैंने हर जगह आपको दिखाया है कि बार बार दिखाया है कि मेरी जो थ्योरी है वो एक कंसिस्टेंट थ्योरी है। मतलब 50 चीज़ें 100 प्लस सब प्रमाण तो मैं वैसे ही दे चुका हूँ। तो वो कहते हैं कि मैंने बार बार ये स्थापित किया है कि कोई किसी तरह का विरोधाभास, अंतर विरोधाभास नहीं है। और जो एक दो छोटे छोटे विरोधाभास हैं उनके बारे में भी वो विस्तार मतलब समझा देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके आगे फिर एक बार लेखक जो हैं वो काफ़ी टेक्निकल भाषा में समझाते हैं कि जो अगर कोई ये सारी थ्योरी को गलत साबित करना चाहता है या इस थ्योरी को, मतलब लेखक का कहना शुरू से अपने जितने चैप्टर सुन रहे हैं जब से, उनका बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उनका कहना ये है कि मैंने जो बातें बोली ये द ट्रूथ नहीं है, ये ट्रूथ एज आई सी, जैसा मैं देखता हूँ वैसा सत्य है, ये ही सत्य है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए वो बहुत ही तकनीकी भाषा में फिर एक बार मतलब वो जो एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट हैं या जो खगोल शास्त्र के स्टूडेंट हैं या जो इतिहास और पुरातत्ववेत्ता जो लोग हैं उनको भाषा समझ में आएगी। काफ़ी तकनीकी शब्दों में उन्होंने समझाया हुआ है कि अगर आपको इस सारी थ्योरी को, मेरी थ्योरी को, मुझे खुशी होगी अगर आप गलत साबित कर सकें, लेकिन उसके लिए आपको इस लाइन ऑफ एक्शन पे, मतलब वो दुश्मन को हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं कि भाई ये औजार से लड़ोगे तो तुम मेरे को सोच सकते हो कि ऐसा करते, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। बहुत ही विद्वत्तापूर्वक और बहुत ही अच्छी किताब लिखी है। तो अंत में इसका कंक्लूजन जो होता है ये वो यही बाद में फिर से वही आते हैं कि मेरा अंतिम मतलब कंक्लूजन ये है कि मेरी जितने भी मेरी थ्योरी के बचाव में जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने दूसरों के जो काम है उसका काफ़ी आलोचनात्मक अध्ययन किया है। और इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे अपने उत्साह को रोकना पड़ा, बहुत ज़्यादा संकोच के साथ मुझे अपने उत्साह को रोकना पड़ा, क्योंकि दूसरों के भी काम का अपना महत्व है, लेकिन उनके काम में से मैं काफ़ी कुछ देख पाया कि उसमें क्या क्या छूट गया है और मैंने उस चीज़ को किया। मैंने पूरे महाभारत के अध्ययन को 7 भागों में बांटा है, जो कि उनकी डिग्री ऑफ फॉल्सिबिलिटी के हिसाब से मैंने बांटा है। पहले 3 चैप्टर 3 से 7 वो हैं जो कि बहुत हाई डिग्री ऑफ फॉल्सिफाइबिलिटी, मतलब कि जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे अरुंधति का जो उदाहरण है, अब अरुंधति के उदाहरण को अगर अपन जब लेते हैं, अरुंधति का जो कालखंड उसको मानते हैं, तो 4 प्रस्ताव जो 7 में से 4 प्रस्ताव वो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो महाभारत का प्रस्तावित वर्ष है उससे और मैं जो महाभारत का प्रस्तावित वर्ष कर रहा हूँ उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ जाता है। और इसी तरह से वर्तक ने जो साल बोला है और जो तारों की स्थिति जो कि 5-5-6-1 ईसा पूर्व के अगर हम अपन मानते हैं तो वो उस कारण वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इस तरह से विभिन्न बातों से लेखक ये साबित करते हैं कि उनकी थ्योरी बहुत काफ़ी साउंड है, प्रोफाउंड है। और इस तरह से इस अध्याय का 11वें अध्याय का कि एक बेहतर थ्योरी की तलाश कैसी होती है या एक ज़्यादा अच्छा सिद्धांत कौन सा माना जाता है, इस तरह से लेखक इसका समापन करते हैं।